हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। इसलिए बराबर कहता हूं, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। देश का नंबर 1 शो है और आइए शुरुआत कर रहे हैं। और चलिए आज बात करते हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसे हाहाकार कहा जा रहा है, जिसे बताया जा रहा है कि ये हंगामा है, बल्कि हंगामा नहीं, ये दर्द है उन यात्रियों का। आइए हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश में हाहाकार, आखिर कौन है जिम्मेदार। लेकिन बात खाली नहीं होगी, तस्वीरों के जरिए देश के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल है। जो उंगलियां दिखा रहे हैं, ये जो उंगलियां दिखा रहे हैं, ये यात्री हैं जिन्हें हवाई यात्रा करनी थी। सुनिए। तो देश के कई ऐसे हवाई अड्डे थे जहां पर अफरा तफरी भरा माहौल रहा। लोग यात्रा करने आए थे लेकिन यात्रा नहीं कर पाए। और इसी सवाल को लेकर एयरपोर्ट पर महिला का हंगामा। ये नाइजीरिया मूल की महिला है जिसने हंगामा करना शुरू कर दिया और जहां टिकट काउंटर थे उस पर खड़े होकर चिल्लाने लगी। तो ये महिला जवाब मांग रही है, नाइजीरिया मूल की महिला जो है जवाब मांग रही है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे, लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, टिकट दिखा रहे हैं। देखिए जवाब देना, 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे। जवाब दे। तो कोई 2 बजे से, कोई 1 बजे से दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा होता रहा, लेकिन कोई भी जवाब देने नहीं आया। इधर आप देख पा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की एक और तस्वीर। यहां भी आप सुनेंगे लोग मेज थपथपा रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है इंडिगो के बारे में। जिस फ्लाइट से यात्रा करनी थी वहां से जब कोई जवाब नहीं आया तो ये कहा गया कि इंडिगो चोर है। ये लोग कह रहे हैं जो वहां पर भीड़ है। सुनिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं उस विमानन कंपनी का नाम लेकर बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो चोर है, लेकिन एक तस्वीर इस बीच आती है। एक पिता जो है वो फफक पड़ा क्योंकि उसकी बेटी को मदद की दरकार थी। ये भी सुनिए इस अपील को। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए। सर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। तो यात्रा नहीं करवा सकते तो कम से कम इस तरह की बद इंतजामी मत करिए। लेकिन एक और यात्री परेशान था क्योंकि उसका 1 साल का बच्चा बीमार था, उसे मदद की दरकार थी। लेकिन देखिए उस पिता ने क्या कहा। लेकिन तस्वीरें ही खत्म नहीं होती। एक बेटी का दर्द भी समझिए जो एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इन्हें हरिद्वार जाना था। इनके हाथों में जो कलश है वो इनकी पिता की अस्थियां हैं जिसे विसर्जन करने के लिए जाना था, लेकिन इनका दर्द इनके चेहरे से साफ नजर आता है। अब देखिए कि इन्होंने क्या कहा है। सुनिए पिता की अस्थि लेकर एयरपोर्ट पर भटकने वाली बेटी क्या कह रही है।
मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए एंड देयर आर नो ट्रेन टिकट्स, नो बस टिकट्स। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी तो कुछ अरेंज करके दीजिए, फ्लाइट अरेंज करके दीजिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो बहुत अर्जेंट काम है। मेरे डैड की अस्थियां है जिनको मुझे गंगा जी में विसर्जन करना है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। सरकार तो सब देख रही है, मैं क्या कहूँ। 6 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है। हवाई सेवा बाधित होने से हाहाकार मचा हुआ है, यात्री परेशान हैं और प्रबंधन खामोश। देश के हर एयरपोर्ट पर एक ही तमाशा है, घरेलू और विदेशी यात्री हंगामा कर रहे हैं। 6 घंटे से जानवर की तरह हम दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है मेरी बात। किसी से पूछ रहे हैं, बोलते हैं हम क्या करें, फ्लाइट डिले है। कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैम ये जो एक मिनट मैम, ये जो लाइन लगी हुई है, इन सभी को कुछ भी मालूम नहीं है। बोल रहे वेडनेसडे तक कोई फ्लाइट ही नहीं है, ऐसा बता रहे वहाँ काउंटर पर। तो फिर ये लाइन क्यों लगा के खड़ी है? बहुत दिक्कत हो रही है भैया। पहली बात तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई कंटिजेंसी प्लानिंग नाम की चीज होती है या नहीं होती है। आई हैव अ 91 ईयर ओल्ड मदर, मैं उनके लिए क्या करूँ बताइए। मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं, मेरी खुद की जॉब है जो फार्मा रिलेटेड है, सो वी हैव टू बी देयर इन ऑफिस। सो हम स्टक हो गए हैं जम्मू में, हम बहुत ही परेशान हैं। पर्यटक के रूप में आए हैं तो हमारे पैसे भी काफ़ी खर्च हो चुके हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं है और रिफंड भी पता नहीं है कब देंगे। आपदा की इस घड़ी में कई कंपनियां फायदे की तलाश में हैं। 1000 की टिकट लाखों में बेची जा रही है, तो ऐसे में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन परेशान पब्लिक की समस्या सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर सवाल यही है कि आखिर सुनेगा कौन? जनता आवाज लगा रही है, हम आपको बताते हैं कि कौन सुनेगा। तो इंडिगो संकट के दौर से गुजर रहा है और देश भर के सभी एयरपोर्ट पर हंगामा हो रहा है। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से ऐसे हालात बन गए हैं, लोग परेशान हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। 96 घंटे से ज्यादा वक्त से यात्री समाधान ही मांग रहे हैं, उन्हें समाधान चाहिए। दिल्ली हो, मुंबई हो, इसके साथ कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर बवाल हुआ। दिल्ली से आज इंडिगो की कोई भी फ्लाइट नहीं है और सही जानकारी नहीं मिलने से जो यात्री हैं वो परेशान हैं। यात्री हेल्प डेस्क पर विमान कर्मियों से उलझ रहे हैं, उनसे धक्का मुक्की हो रही है। उड़ान में देरी से अफरा तफरी का माहौल है। यात्री बिना कुछ खाना पानी के फ्लाइट के इंतजार में वहीं बैठे हैं। दिल्ली में बीमार बच्चे के पिता ने हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको सुनाई। एक बेटी के पिता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना गुस्सा निकाल दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक बेटी पिता की अस्थियां लेकर खड़ी है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला ने हंगामा किया। और आज कहां कहां कितनी कितनी फ्लाइट रद्द हुई है हम आपको बता रहे हैं। 1000 फ्लाइट आज की तारीख में रद्द हो गई। दिल्ली में आज 225 इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई। पुणे एयरपोर्ट पर आज सुबह से 32 फ्लाइट रद्द हो गई है। हैदराबाद से इंडिगो की 32 उड़ानें रद्द हो गई। बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हो गई। सुनते जाइए आप। मुंबई से 118 और कोलकाता से 35 उड़ानें रद्द हो गई। चेन्नई की बात करें तो 26 और गोवा में 18 फ्लाइट्स रद्द हो गई। जयपुर में, इंदौर में भी फ्लाइटें रद्द हुई हैं। जयपुर में 4 और इंदौर में 3 फ्लाइट रद्द हो गई। इधर राजधानी पटना से उड़ने वाली 8 इंडिगो की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। यानी कि जो परेशानी थी वो बरकरार थी। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जवाब कौन देगा, लोग क्या कह रहे हैं, उस जवाब के लिए अभी भी इंतजार में है। कल हमारा जयपुर का फ्लाइट था, आज 25 आवर्स के बाद में भी कोई रिप्लाई है इनके पास में। हमने रात को फ्लाइट से निकल गए,
हम अभी 3 घंटे से अपने लगेज वापस लेने के लिए घूम रहे हैं। नोबडी रिस्पॉन्सिबल, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऊपर जाओ नीचे जाओ, ये नंबर वो नंबर, हम घूम रहे हैं। 2 आदमी बिठा के रखे हैं इंक्वायरी पे। आज कम से कम 200 आदमियों की लाइन लगी है। 2 पीपल आर नॉट गोइंग टू हेल्प। कम से कम जो हुआ प्रॉब्लम हुई समझ में आता है, लेकिन उसका कोई इलाज तो इनके पास होना चाहिए ना। अभी बोल रहे फ्लाइट कैंसिल हो गई है आपकी, पहले बोले डिले है, अब फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अभी सारी फ्लाइट कैंसिल कर चुके हैं, सूरत की भी गुवाहाटी की भी। अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है 35,000 40,000 की फ्लाइट दिखा रहा है, सेम इंडिगो की ही, बट वो गारंटी नहीं कि वो जाएगी। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उन्होंने एडवांस में बताया भी नहीं कि कैंसिल होने वाली है, कुछ आइडिया दिया ही नहीं। हम लोग ऑलरेडी सब एयरपोर्ट पे आ चुके, उसके बाद हमें पता चला कि अभी कैंसिल हुआ है। और फिर हम लोग अभी यहाँ पे ही, हम लोग सुबह 4 बजे, अभी 3 बज चुके हैं, हम लोग अभी तक यहाँ पे ही खड़े हैं, जयपुर एयरपोर्ट में ही है हम लोग। कुछ बता ही नहीं रहे, कोई आंसर करने के लिए कोई है ही नहीं, वही तो बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे शोज़ वगैरह रहते हैं और ये फ़्लाइट ऐसे डिले हो रही है, कैंसल्ड हो रही है, तो हम लोग टाइम पे पहुँचे नहीं। हम सुबह से 5 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितना वेट करेंगे अभी। हम लोगों के पूरे शो कैंसिल हुए हैं। रात को आज हमारा दिल्ली में शो था, कल हमारा मुजफ्फरनगर में शो है, हमारे सारे शोज कैंसिल हो गए। उसका तो हमको कुछ रिफंड आएगा नहीं ना, वो शो कैंसिल ही है। स्टाफ नहीं है इनके पास, मेन रीज़न ये, और यहाँ पे भी कोई अकाउंटेबल नहीं है, और रीस्केड्यूल भी कर रहे तो कोई डेट स्पेसिफाई करके नहीं बोल रहे। मॉर्निंग 6 बजे की थी, फिर कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से थी बड़ौदा के लिए मेरे लिए, तो वो कैंसिल हुई। फिर उन्होंने मेरे को सूरत के लिए एकोमोडेट किया, बट स्टिल मैंने पूछा उनसे 2 बार कंफर्मेशन लिया कि सर कैंसिल तो नहीं होगी। सो स्टाफ ने बोला सूरत की कैंसिल नहीं होगी। सो अभी देखा तो 2 बजे तक चेक इन हो गया मेरा, और सब बैठा था वहाँ पे, और अचानक से एकदम फ्लाइट वो भी कैंसिल हो गई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यात्री जमीन पर बैठे हैं, उनकी यात्राएं पूरी ना हो, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशान यात्री जिन्हें आसमान में उड़ना था वो जमीन पर बैठे हैं और किसी तरीके से अपने लगेज को लेकर इंतजार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यात्री जमीन पर डेरा डाले हुए थे। और चलिए इसके बाद कुछ और यात्रियों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। या तस्वीरें दिखाने का मतलब यह है कि उनकी परेशानी को समझा जाए। अहमदाबाद की तस्वीर, किसी का सामान चला गया और किसी का साथ है, मतलब कि जिन्होंने चेकिंग करा ली अब इंतजार में बैठे हैं कि उनका सामान वापस लौट कर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए परेशानी बढ़ गई थी। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, बेंगलुरु में सामान के साथ यात्री भटक रहे हैं। ये पूजा करने के लिए जा रहे थे अयप्पा स्वामी का, आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके सिर पर वजन है। कहने का यह मतलब है कि आखिर जवाब कौन देगा, और जवाब जिन्हें देना चाहिए वो कहां छिप कर बैठे हैं, सवाल इस बात को लेकर है। इंडिगो के यात्री अपने सामान के लिए परेशान हैं। सामान मिलने में हो रही परेशानी से जो यात्री हैं बेहाल हैं, और 10-10 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे फ्लाइट के यात्रियों में भारी आक्रोश है और इंडिगो के खिलाफ शिकायतों की अब बाढ़ सी आ गई है, जिससे कंपनी की जो छवि है धूमिल हो रही है। हालांकि इंडिगो ने बयान जारी कर दिया है, सामान सुरक्षित होने का इंडिगो की तरफ से दावा किया गया है। कहा है कि सामान लौटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, सबको सामान लौटा दिया जाएगा, बहुत जल्द ये सब हो जाएगा, और ऐसा दावा किया जा रहा है इंडिगो की तरफ से। यात्रियों से शांति और सहयोग की अपील की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जो फ्लाइट के यात्री हैं उनकी परेशानी उसी जगह है, उन दावों को नहीं सुनना चाहते हैं, उन्हें बस अपनी जो फ्लाइट कैंसिलेशन हुई है उन्हें यात्रा करनी है, समय पर पहुंचना था, जो नहीं पहुंच पाए। अब आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। 3 डेज हो चुका है, नो लगेज बैग मिल रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है। इसका हालत इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना लाइन के बाद लगेज के लिए फिर इंक्वायरी में जाना पड़ रहा है। बोल रहा है कभी भी हाउस में चला जाएगा, कभी भी बोल रहा है इधर से ले लो, फोन से भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है टिकट। काउंटर में जाके कैंसिल करो, पहले लगेज लो, उसके बाद टिकट कैंसिल करो, यही फोन में दिखा रहा है। कल 2.5 घंटे फ्लाइट ली थी गोवा टू बॉम्बे। 7 बजे यहाँ मैं आया, मेरे 2 बैग थे, एक ही बैग मिला, एक नहीं मिला, आया ही नहीं हो। और मैं सुबह से घूम रहा हूँ यहाँ, वापस आके उन लोगों ने जो नंबर दिए सब नंबर बंद आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये तस्वीरें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जरा गौर फरमाइएगा और लोगों की नारेबाजी जरा सुनिए कि किस तरीके से लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट
पट पर प्रदर्शन। और इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देखिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़ है, लेकिन अब समझने समझाने को कुछ नहीं है, क्योंकि अब यात्री जवाब चाहते हैं। तो लोगों की मांग है कि उनका समय बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, और इन्हें कौन जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा उड़ीसा की भुवनेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें हैं जहां एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है, लोग इंतजार कर रहे हैं खासकर उस बात का, ताकि भीतर से कोई आवाज आए और बताया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। लेकिन इससे ज्यादा अहम क्या था? इससे ज्यादा अहम यह तस्वीर है जब ऑनलाइन शादी में जो दूल्हा दुल्हन थे, शादी तो हो गई, रिसेप्शन पार्टी होनी थी, लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि इंडिगो ने धोखा दे दिया। अब ऐसे में जो लोग थे परिजन, वो एक तरफ, और स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। तो ये कहानी है और एक आपदा है, और इस आपदा में कैसे अवसर को तलाशा जा रहा है, इस बात की बांदगी आपको हमने दिखाई। चलिए कुछ और बताते हैं आपको क्या हो रहा है। डीजीसीए का नियम ही इंडिगो में संकट की वजह है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हाहाकार मचा है, वजह क्या है। पायलट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL इसे कहते हैं, और इन्हें 2 चरणों में लागू करने का प्लान बनाया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था, जो 1 नवंबर से सेकेंड स्टेज के नियम लागू हुए। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर इसका दिखने लगा। साप्ताहिक छुट्टी में बदलाव करने का फैसला हुआ, और 7 दिन काम करने के बाद लगातार 48 घंटे रेस्ट का नियम बना। नाइट ड्यूटी की शिफ्ट में डीजीसीए ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। नियम सुनते जाइए। पहले रात 12 से सुबह 6 की शिफ्ट थी, इसे सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। नाइट लैंडिंग पर लिमिट लगाने का फरमान भी जारी हो गया। पहले पायलट 6 लैंडिंग करते थे, नए नियम में 2 की इजाजत मिली कि 2 ही कर सकते हैं। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई कि लगातार नहीं कर सकते। नए नियम में 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती थी। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट पर भी निर्देश आ गया। प्री और पोस्ट फ्लाइट में ओवर टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। लंबी उड़ानों के बाद ज्यादा रेस्ट का भी आदेश आया था। नए नियम में पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना होता है। नियम आने के बाद एयरलाइन ने ऐतराज जताया, कहा कि इतना बड़ा बदलाव एक बार में संभव नहीं है, हजारों नए क्रू मेंबर की जरूरत पड़ेगी, रोस्टर सॉफ्टवेयर अपडेट करने में समय लगेगा। बावजूद इसके नियम को 1 जुलाई से लागू किया गया। समस्या उसी वक्त से आनी शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरे फेज के लागू होने से समस्या और बढ़ गई। सबसे ज्यादा जो परेशानी है इंडिगो एयरलाइंस को यहां पर होता है, क्योंकि घरेलू विमान की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। करीब 60% उड़ान इंडिगो की है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ, और अब तक 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि राजीव प्रताप रूडी, जो खुद भी पायलट हैं इंडिगो के और सांसद भी है बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं। चिंता का विषय है जब बड़ी संख्या में विमान सेवाएं रद्द होती हैं या फ्लाइट कैंसिलेशन हो या तो पैसेंजर्स को बहुत कठिनाई होती है, और वो हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन मुझे पता चला है कि सरकार ने हस्तक्षेप किया है, और मुझे विश्वास है कि एयरलाइंस भी सरकार के साथ बैठ करके निकाल करके, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सभी सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी। डीजीसीए का काम है मानक बनाना, और सुरक्षा सबसे प्राथमिक है, और यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि डीजीसीए जो भी नियम बनाता है यात्रियों की सुविधा के लिए, विमान की सुरक्षा के लिए, इसका अनुपालन होना चाहिए। और एयरलाइंस और डीजीसीए जो उसका रेगुलेटर है, ये आपस में तय करके, हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि सेवाएं बहाल हो और जो असुविधा आज यात्रियों को है वो दूर हो। तो हाहाकार में इतना शोर था, आवाजें वहां तक पहुंच गई, और डीजीसीए ने किस तरीके से विमानन कंपनी के लोगों को बुलाया और तलब किया कि देखिए आइए। हाहाकार मचा, नींद से जागा, और दूसरी तरफ से मंत्रालय भी होश में आया। मंत्री जी को भी लगा कि कुछ बड़ा हो गया है, और ऐसे में ये तस्वीरें बता रही हैं कि हाहाकार के बाद किस तरीके से मामला बदलने लगा। लेकिन यहीं तक बात नहीं है, अगली तस्वीर तक हम ले चलते हैं। ये वो माफीनामा, अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर में ये वो माफीनामा है। एक दस्तावेज सामने आता है जिसमें बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हमें खेद है। यानी कि एक्स पोस्ट के जरिए
पूरी तरीके से यह जानकारी देने की कोशिश की गई। सवाल इस बात को लेकर अब भी बरकरार है कि आखिर हो क्या रहा था, करना क्या चाह रहे थे, क्या ये कोशिश थी, ब्लैकमेलिंग की कोशिश थी, और सबसे अहम बात है कि आखिर अब तक हो क्या रहा था। चलिए हम आपको बताते हैं। देश में हवाई यात्रा बाधित होने से हाहाकार मच गया। इसकी गूंज डीजीसीए के कानों तक काफी देर से पहुंची। डीजीसीए ने इंडिगो प्रबंधन से विचार विमर्श किया। डीजीसीए ने नियम की सख्ती पर बड़ा फैसला किया है। जो नियम लागू किए गए थे उसे तत्काल प्रभाव से हटाया, लेकिन कंपनी को 10 फरवरी 2026 तक का एक टाइम दिया गया, यानी अगले साल तक इंडिगो को यह व्यवस्था बहाल करनी होगी। अब संकट से इंडिगो कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांग ली। इंडिगो एयरलाइन ने बिल्कुल एक पत्र जारी किया। पीटर एल्बर्स ने वीडियो मैसेज से सॉरी बोला। ये सीईओ हैं इंडिगो के। उन्होंने कहा कल से हालात सुधर सकते हैं। इंडिगो पूरे सिस्टम को ठीक करने में लगा है। यात्रियों की असुविधा से हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि 2 दशक की सेवा पर दाग लग गया है। एल्बर्स ने यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की। इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में। अब देखिए सरकार ने क्या एक्शन लिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई जो इस सब की जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि कोशिश हो रही है कि जो भी इसके पीछे होगा उसे आगे किया जाएगा। लेकिन परेशानी अपनी जगह है। अब इंडिगो के जो सीईओ हैं वो सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। बड़े पैमाने पर देरी और उड़ानों के रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हुई है। 10 से 15 दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एयरलाइन के लिए सबसे बुरा रहा जब 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कंपनी इस स्थिति से निपटने के लिए एक फुल सिस्टम रिबूट कर रही है। आज बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना कल से एक नई और बेहतर शुरुआत का एक हिस्सा है, क्योंकि पहले उठाए गए कदम नाकाफी साबित हुए थे। फंसे हुए यात्रियों को पहले उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल सेंटर की कैपेसिटी बेहतर हुई है। नॉर्मल होने में समय लगेगा। हम अपने प्रोसेस को फिर से शुरू कर रहे हैं। इस परेशानी से 19 सालों में बनी इंडिगो की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। Firstly, the Ministry of Civil Aviation हमने एक कमेटी बनाई है जो इस सब की जांच करेगी ताकि वे पता लगा सकें कि चीजें कहां गलत हुई और किसकी गलती रही। हम उस पर भी जरूरी एक्शन लेने जा रहे हैं। इस बात को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हम इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं ताकि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो सिर्फ एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की आवाज नहीं सुनाई दी, ये आवाज सदन तक पहुंच गई, राज्यसभा तक पहुंच गई और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और आवाज लगाई कि ये हो क्या रहा है यात्रियों के साथ। कल कैंसिल सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई। नर्सों तो समझना होगा कि ये सियासत क्यों, इसकी दरकार क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी। जो यात्री कह रहे थे उनकी बात मानी जाती, उन्हें सुविधा पहुंचाई जाती, लेकिन नहीं, यहां राजनीति हो रही थी। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि राजनीति का कारण क्या था। इंडिगो समस्या की गूंज संसद में सुनाई पड़ी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उसे राज्यसभा में उठाया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। उन्होंने इसे कंपनी की मोनोपोली का नाम दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी निशाना साध दिया। सरकार से मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की मांग डिंपल ने कर दी और इस मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार का बचाव किया। कहा जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और बस कुछ पलों की देरी है। तो इस मुद्दे पर कैसे सियासत हो रही है, सियासतदान क्या कह रहे हैं, देखिए। Throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat,
I'm not anti-business. I'm anti-monopoly. का जो आज का माहौल है जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए। गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। डीजीसीए ने अगर एफडीटीएल का ये पूरे नियम लागू करने ही थे तो इस पूरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पहले ऑडिट करने चाहिए था कि क्या एयरलाइंस के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, पायलट रोस्टर इस प्रकार का है कि वो कर पाएंगे। उन पैसेंजर्स को कैसे कॉम्पनसेट करेगी एयरलाइंस, और डीजीसीए इस पर सोचना चाहिए। आप उनकी टिकट का पैसा तो उन्हें वापस शायद कर दें क्योंकि फ्लाइट ही नहीं उड़ी, लेकिन उसके अतिरिक्त आप क्या कॉम्पनसेशन ऐसे पैसेंजर्स को देंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। फ्लाइट रद्द हो रही है इंडिगो की, उससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है, फिर सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। तो सवाल वाजिब है कि आखिर पैसे तो लौटा देंगे, लेकिन समय कैसे लौटाएंगे, परिस्थितियां कैसे लौटाएंगे, समस्याएं कैसे लौटाएंगे, और उन यात्रियों को जिन्हें ज्यादा जरूरी काम थे उन्हें उनका वक्त कैसे लौटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक खबर पर जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है और अहम खबर है। पुतिन मेहमान, भारत शक्तिमान। अब तस्वीरों से जोड़ते हैं, तस्वीरें इस प्लेट पर आती जाएंगी। देखिए 2 दिवसीय भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन है। भव्य स्वागत उनका किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी है। रेड कारपेट से स्वागत किया गया और राष्ट्रपति मौजूद थी, प्रधानमंत्री उनके साथ नरेंद्र मोदी मौजूद थे और रेड कारपेट पर पुतिन का स्वागत हुआ और भव्य तरीके से स्वागत। पहले राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया, फिर प्रधानमंत्री। तो रेड कारपेट पर पुतिन का स्वागत और ये तस्वीरें अब यादगार बन गई, एक इतिहास बन गई, क्योंकि ये तस्वीरें 2 शक्तिशाली देशों के प्रमुखों के दिल मिलने से है, 2 देशों के दिल मिलने से जुड़ी हुई ये तस्वीरें कई मायनों में खास हैं। लेकिन क्या आज की जो सबसे खास वो 3 घंटे की बात हम कर रहे हैं, जब आप देख पा रहे हैं सिर्फ हाथ ही नहीं मिले, दिल मिले हैं और विचार भी साथ साथ मिले हैं। और इस मुलाकात में सबसे अहम वो 3 घंटे जब बंद कमरे में मोदी और पुतिन मिले। लेकिन इस 3 घंटे में क्या हुआ, 3 घंटे में जो बातें हुई 2 दोस्तों के बीच में, वो बाहर भी आई, उसकी आवाजें बाहर आई। नरेंद्र मोदी ने संबंधों को बताया इतना प्रगाढ़ कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने इस यात्रा को, पुतिन की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए हैं। मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में अपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है, और इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। तो जो बातें दी जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा था कि ये भविष्य को देख लेते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन, जिनकी भारत यात्रा ऐतिहासिक हो गई, ये भी चुप नहीं रहे, दोस्ती के कसीदे गढ़े जा रहे थे। इन्होंने भी कुछ कहा। то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали. Важно другое, важно содержание. А содержание очень глубокое. तो पुतिन कह रहे हैं कि बेहद मजबूत और गहरा रिश्ता है और एक एक कर आप देखिए पुतिन के कदम बढ़ रहे थे
भारतीय प्रतिनिधिमंडल से उनके हाथ मिलते जा रहे थे, लेकिन चिंता की लकीरें सीमा पार यानी कि पाकिस्तान और चीन के सिर पर नजर आ रही थी। मुनीर के दिल जल रहे थे क्योंकि पुतिन भारत में मिल रहे थे। तो ये तस्वीरें बेहद खास, राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और उसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, एक एक अधिकारी के साथ बहुत ही गंभीरता से मिले। और सबसे अहम, जो सबसे अपडेटेड तस्वीर है वो ये है, राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर और इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पुतिन मौजूद थे और आप देख पा रहे हैं कि पुतिन के लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। लेकिन स्टेट डिनर के अलावा भी कुछ खास था। स्टेट डिनर के अलावा क्या खास था, ये तस्वीरें खास थी। मोदी ने पुतिन को क्या दिया, गिफ्ट दिया है और ये गिफ्ट है कश्मीरी केसर और असम ब्लैक टी, यानी कि केसर भी और चाय भी, इसका मजा लीजिए पुतिन। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये दोस्ती बहुत कुछ कहती है, ऐतिहासिक दोस्ती है, दोस्ती पुरानी है, लेकिन आयाम नए गढ़े जा रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, आप भी देखिए। भारत की सरजमी पर पुतिन ने बिताए वो 30 घंटे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो 3 घंटे की खुफिया मीटिंग, जिसमें दुनिया के भविष्य का रोड मैप तैयार हो गया है। पुतिन ने बता दिया है हिंदुस्तान शक्तिमान है और जब इंडिया रूस साथ आते हैं तो फिर कूटनीतिक और या रणनीतिक दुनिया की कोई भी शक्ति इसे हिला नहीं सकती। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस बार पुतिन के भारत दौरे से सिर्फ मित्रता का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गहरा मैसेज गया है। जब दो लीडर एक ही फोरम पर साथ आते हैं तो अमेरिका जैसा देश पानी मांगता है, फिर पाकिस्तान का क्या ही कहना, क्योंकि भूगोल बदलने वाले हथियार का करार लॉक हो चुका है। तो सिर्फ दोस्ती की बात नहीं हुई बल्कि टारगेट भी लॉक कर लिया गया। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, लेकिन आवाजें वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, उसे जरा छुपा कर रखा गया। मोदी की आर्थिक नीति की पुतिन ने जमकर तारीफ की। अब दोनों देश एक दूसरे के लिए बाजार खोलने जा रहे हैं, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग शामिल है। डील क्या है और फायदे क्या है, जरा देखिए, हम आपको बता रहे हैं। डील है मैन पावर मोबिलिटी, जो इस तरफ लिखा है। दूसरी तरफ फायदे की अगर बात करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर डील की बात करें, हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो फायदा अनगिनत है। बड़ी बीमारियों का इलाज यहां संभव है। डील होती है फूड एंड सेफ्टी को लेकर। अब इससे क्या होगा, तो इससे फायदा यह पहुंचेगा कि खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। डील है जहाज निर्माण। फायदा क्या होने वाला है, भारत में और अत्याधुनिक जहाज बनने वाले हैं। डील है समुद्री सुरक्षा, तो फायदा है समुद्र में दोनों देश एक दूसरे की ढाल बनेंगे, कोई बीच में नहीं आ सकता। डील है कृषि और फर्टिलाइजर। मानसिकता है भारतीय किसानों को सीधा फायदा मिलना चाहिए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में डील होती है और फायदा है भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है और रूस इसमें मदद करने वाला है। अब फ्यूल सप्लाई की बात करते हैं। दोनों देश बिना रोक टोक इसे जारी रखेंगे। तो डील और फायदे की बात यहां पर हो रही है और इसका सीधा मकसद है जो 8 बड़े मुद्दे और समझौते हैं उन पर करारी बात, और इसका असर भी साफ नजर आता है। तो यह डील और फायदे की बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे यह फायदा पूरे भारत के लिए है। लेकिन दोस्ती को ध्रुव तारा बताने वाले नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया है और क्या कुछ कहा है, खासकर ट्रेड को लेकर, यह सुनिए। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए
खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं बल्कि माइंडसेट रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक ही संकल्प है, विकसित भारत। फ्रेंड्स, कल और आज आपके बीच बहुत ही उपयोगी और सार्थक चर्चाएं हुई हैं। मुझे खुशी है कि भारत और रूस के सहयोग के सभी क्षेत्रों का इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये पूरे विश्व को संदेश था, ध्रुव तारा वाला भी संदेश था, और सबसे बड़ी बात कि संदेश था आपसी सुरक्षा का, संयम का, सांस्कृतिक मोर्चे का और किसी को दखल ना देने का। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा ऐतिहासिक बन गया। इस मुलाकात का मकसद दोस्ती को और मजबूत करना था। राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं और सबसे पहले वो राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने फूलों की माला चढ़ाई और विजिटर बुक पर सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए हैं। तो वहीं पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। और बड़ा मैसेज क्या था पुतिन का? बड़ा मैसेज समझिए। इस मेहमान नवाजी पर पुतिन ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे तरीके इतिहास में बहुत गहराई से जुड़े हैं, लेकिन शब्द मायने नहीं रखते, बात का सार मायने रखता है। साथ ही कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते और बेहतर हुए, बहुत प्रगाढ़ हुए। हम हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम हाईटेक एयरक्राफ्ट, स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अपने एरिया को खोल रहे हैं, यानी कि दरवाजे खुले हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। विश्वास पर टिके ये संबंध कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। ऊर्जा सुरक्षा हमारी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता ग्लोबल चैलेंज का सामना करने की शक्ति देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और भी समृद्ध करेगा। तो मोदी ने दोस्ती को ध्रुव तारा बताया, विश्व को संदेश दिया, उन्हें भी जिन्हें संदेश मिल जाना चाहिए। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। तो बिजनेस यानी व्यापार, बिजनेस फोरम में दोनों ही नेताओं ने वहां पर अपनी बैठकी जमाई और वहां पर एक दूसरे को बहुत ही गंभीरता से सुना। भारत रूस समझौता और अमेरिका तक इसका संदेश गया, यानी कि बिजनेस फोरम से सीधे अमेरिका को गहरा मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो व्यापार है वो जमीन से लेकर समंदर तक, ये जमीन से लेकर समंदर तक की बात हो रही है। हर जगह सुरक्षा हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे तेल हो या किसी भी तरह का व्यापार हो, बिना किसी रोक टोक के दोनों ही देश इसे जारी रखेंगे। इस बात पर सहमति बनी। और व्यापार के अलावा समुद्र में दोनों देशों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर भी समन्वय हुआ। नौसैनिक ढाल बनकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो दो यार
और जमीन से समंदर तक वार। आप समझिए, बहुत गहरा समंदर है, बहुत गहरी ही दोस्ती है, और यह दोस्ती एक नए आयाम को लेकर है। मोदी पुतिन के बीच करार का जो अहम फैक्टर है वो है व्यापार। भारत और रूस ने व्यापार के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, पर्यटन सेक्टर हो या फिर समुद्री इलाका हो। पीएम मोदी ने रूसी पर्यटकों को फ्री वीजा देने का ऐलान कर दिया। रूस से भारत आने वाले पर्यटक को 30 दिन का वीजा मिलेगा। भारत किफायती ईवी सीएनजी मोबिलिटी में वैश्विक लीडर है, और ऐसे में दोनों देश मिलकर अब इस सेक्टर में साझेदारी करेंगे। साझेदारी से न केवल दोनों देशों की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि एक ग्लोबल साउथ के विकास में एक योगदान की तरह होगा। वहीं मेक इन इंडिया के तहत भारत में जहाज का निर्माण होगा। भारत रूस के बीच नई शिपिंग लेन पर निवेश किया जाएगा। भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्र इलाकों में ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग है, और ऐसे में पुतिन गदगद हैं, क्योंकि हमने बराबर कहा, हाथ ही नहीं मिले, दिल भी मिले हैं। सुरक्षा तंत्र और भी विकसित करना है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है, साथ ही बहुत अच्छे रिजल्ट भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर दुनिया में सबसे प्रमुख स्थान पर हैं। लेकिन इस यात्रा में पुतिन की तरफ से या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सबसे अहम बात थी, वो थी आतंकवाद पर चोट पहुंचाने की। मुनीर का डेथ वारंट साइन कर दिया गया। यह मुलाकात ही नहीं हुई, यह मैसेज दूर तक गया। और कौन डर रहा है इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि मुनीर का डेथ वारंट साइन किया गया। आतंकवाद पर भारत रूस साथ साथ है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कोई समझौता हम नहीं करने वाले, और वो डेथ वारंट जो पहलगाम का बदला दिलाएगा, जो दिल्ली धमाके का बदला दिलाएगा, जो आतंक की हर साजिश का जवाब लेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा सुनिए, क्लियर संदेश क्या है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी पुतिन का जो मैसेज है पूरी दुनिया तक गया, लेकिन पाकिस्तान में इस मैसेज का कुछ ज्यादा ही असर है। मुनीर की सिट्टी पुट्टी गुम हो चुकी है। बंकर तलाश रहे हैं कि कहां छिपे, कहां भागे, क्योंकि आतंकवाद पर जब प्रहार होगा और जो रूस से संबंधित, जो उससे जुड़े हुए विध्वंसक हथियार भारत में आएंगे, तो फिर उसका जो इस्तेमाल भारत करेगा, उससे निश्चित है कि जिस डेथ वारंट पर साइन किया गया उसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएफ बनते ही फूटा बम। अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। मोदी के बयान से पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। मुनीर ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब जो मुनीर है वो सीडीएफ नहीं बना, बल्कि उसे जश्न बनाने का मौका भी नहीं मिला। मोदी ने यहां पर एक मिसाइल मारी है, और वो मिसाइल जो आतंकवाद के खिलाफ एक करारा प्रहार है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, सीडीएफ बनने के बाद भी इस खुशी को मुनीर मना नहीं पाएगा, क्योंकि इस मुलाकात के कई मायने हैं, और जो सबसे पहला और मजबूत मायना है वो ये है कि हम मजबूती के साथ आतंकवाद से लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, और पूरी तरह से आतंकवाद और उसके रिमोट को पकड़कर चलने वाले आतंकियों के सरगना को मार गिराएंगे। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी आवाज आ रही है, पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, देखिए। पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके। मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रबानी खैर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की। उन्होंने कहा जी कि ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है लैवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लैवरॉव को भेज दें। तो लैवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास। उन्होंने कहा जी व्हाई शैल वी कम फॉर फोटोशूट। क्या रूस आप समझते हैं भूल गया कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था उनके खिलाफ, और हमारा क्या रोल था, वो भूल गए। इंडिया रूस का गहरा दोस्त है, मच 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 मोर फ्रेंडली एंड एन ओल्डर फ्रेंड देन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आइए उस तस्वीर को हम दिखाने जा रहे हैं
जो मुनीर को ढूंढेंगे यही वो गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सैनिक हैं और ये बहादुर सैनिक सलामी दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को। तो आतंक का सफाया होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते आए हैं आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। एक दुश्मन, एक टारगेट, आतंक और आतंकिस्तान। मोदी ने मुनीर को आज वो मैसेज दे दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान में आज चूल्हे नहीं जले होंगे, क्योंकि पुतिन मोदी ने आतंक के खिलाफ टारगेट लॉक कर लिया है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा कर दिया तो शाहबाज ने मुनीर को आगे कर दिया और सीडीएफ वाला लेटर साइन कर बोले, यही है जनाब आपका पहला टारगेट। वो कोई शरंगेजी और साजिशी प्लान कर सकता है। अफगानिस्तान इंडिया और रशिया का नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगे। पाकिस्तान में बस इसी तरह का खौफ चल रहा है, खौफ भी ऐसा कि मुनीर बंकर में छिपने को बेकरार है, क्योंकि आतंक पर प्रहार के लिए पुतिन के विध्वंसक हथियार भारत आने वाले हैं। पाकिस्तानी तो यहां तक कह रहे हैं मोदी पुतिन ने मुनीर की डेथ वारंट पर साइन कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैसे हस्ताक्षर कर दिए गए, दोस्ती पर नहीं, दिल पर नहीं, बल्कि मुनीर के खात्मे पर। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहां पर पीएम मोदी ने आज आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार किया है। मोदी पुतिन ने आज पूरी दुनिया को बता दिया है कि दोनों देशों का दुश्मन एक है, क्योंकि जिस तरह भारत में पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए, रूस के क्रोकस सिटी हॉल में ऐसा ही हमला हुआ था। भारत में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश थी, जबकि रूस पर आतंकी हमले के पीछे जो आतंकी संगठन था, आईएसआईएस के नाम का यह आतंकी संगठन भी पाकिस्तानी मूल से है। यानी कि एक तरह से देखें तो भारत रूस दोनों का दुश्मन पाकिस्तान है। पीएम मोदी ने आज इसी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और बात जब आतंकवाद की आई तो टारगेट पर मुनीर भी आ गए, क्योंकि पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों की फंडिंग सेना की करती रही है और इसीलिए मोदी के आतंकवाद पर बयान से पाकिस्तान में दहशत है, लोग डरे हुए हैं। चलिए आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का एक बार फिर से उस ऐलान को सुनिए, ताकि यह संदेश एक बार फिर जोरदार तरीके से सीमा पार जाए। लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम ने दो टूक कह दिया, लेकिन इस दोस्ती से पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं उसे हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले वहां की मीडिया में वहां के पत्रकारों के तोते कैसे उड़े हुए हैं, ये भी देखिए। पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी पेशकश करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है वो ये है कि मजीद S-400 लेने की बातें होंगी, Su-57 के हवाले से बातें होंगी और दीगर जो रशिया की इंतहाई अहम टेक्नोलॉजी है उसके तबादले की बात की जाएगी। और रशिया तो पहले ही ये कह चुका है कि हम Su-57 बनाने के हवाले से जो पूरा अपना प्रोडक्शन यूनिट है वो हम भारत के अंदर भी लगाने के लिए तैयार हैं। इससे ये होगा कि जो भारत के इंजीनियर हैं वो भी सीख सकेंगे। तो बातें तो इस विजिट से पहले ही हो चुकी हैं, अब हतमी तौर के ऊपर
एग्रीमेंट होने हैं और मजीद इन दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेके जाना है। इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अब इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी सूरत हमें वो तमाम दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, वो असलहा मिल जाए, वो वेपन्स मिल जाए कि जिससे पाकिस्तान हमारा मुकाबला ना कर सके। पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया। पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है, इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है और ये सोवियत इरा की सॉलिडारिटी है, इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा है और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है, ये उन्होंने कहा जी हमारा भी बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। और उन्होंने कहा कि लेकिन हमने कहा कि पूरे विश्व को एक मैसेज गया है, ये मुलाकात एक मैसेज की तरह है क्योंकि इसमें इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं, चाहे वो आर्थिक नीति का हो, साझेदारी का हो या फिर सपोर्ट का हो। क्योंकि मोदी पुतिन के दुनिया को 5 संदेश क्या है, क्योंकि इस मुलाकात के कई तरीके के मायने बताए जा रहे हैं। पहला संदेश देखिए, मेड इन इंडिया कार। आप समझिए कि इसमें सारे प्रोटोकॉल एक तरफ होते हैं और पुतिन मेड इन इंडिया गाड़ी में सवार हो जाते हैं। स्वदेशी पर भारत का भरोसा, अमेरिकी रूपीय सत्ता को सीधा संदेश। और इसकी तारीफ पुतिन ने भी की क्योंकि मेड इन इंडिया के पुतिन मुरीद हो गए और इस गाड़ी पर सारे प्रोटोकॉल को दूर रखते हुए उन्होंने एक संदेश दिया है, कथित ग्लोबल पावर्स को ठेंगा दिखा दिया है। और एक और संदेश दिखाते हैं। दूसरा संदेश क्या कहता है? अंग्रेजी को नो, यानी कि हिंदी और रूसी भाषा में बैनर लगे हुए थे। जितने भी बैनर थे उसमें 2 ही भाषा थी, या तो फिर वो हिंदी थी या फिर रशियन भाषा। और ये पोस्टर जो बड़ा बड़ा बैनर लगा है, इसमें ग्लोबल लैंग्वेज की मानसिकता पर चोट की गई है। ये दूसरा संदेश भाषा के तौर पर दिया गया। अब तीसरा संदेश हम आपको दिखा रहे हैं, दुनिया को मैसेज, दोस्ती व्यापारिक नहीं सांस्कृतिक साझेदारी। नरेंद्र मोदी ने पुतिन को श्रीमद् भागवत गीता भेंट की, वो भी रशियन लैंग्वेज में अनुवादित। तो आप समझिए कि एक सांस्कृतिक साझेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं, संदेश में क्या लिखा, गांधी जी ने जिस वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगाया, बिल्कुल उसी ऑर्डर की तरफ ये दोस्ती जा रही है। और ये पुतिन की हैंडराइटिंग है जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद जो मैसेज दिया वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देती है। मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ अग्रसर दिखे। यहां पर नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान महात्मा गांधी ने अपने समय में ही नए ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगा लिया था जो अभी बन रहा है। ये व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस, यानी इन्होंने कहा कि देखिए दूरदर्शी सोच क्या होती है जो अभी बन रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से अब जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, अब हम 5वें संदेश की तरफ जा रहे हैं। कारोबार नहीं, ये 2 देशों का प्यार है। दुनिया को मैसेज है, पुतिन को अकेला मत समझना, पुतिन के साथ पूरा भारत है। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दिखाने का मतलब यही है कि वर्ल्ड ऑर्डर भी नया, एक नया संदेश भी, दोस्ती पुरानी, अंदाज नया, और ऐसे में कई तरह के सवाल पूछने वालों को एक सीधा जवाब भी। चलिए, पुतिन की 2 दिन की यात्रा, भारत यात्रा से पूरी दुनिया को कई मैसेज दिया गया। मोदी पुतिन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वैश्विक ताकत कौन है। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का खुद स्वागत किया, जो भारत का स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पुतिन को स्वदेशी कार में बिठाकर बता दिया, मैसेज दे दिया पुतिन को कि हम किसी देश पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत हैं। अमेरिकी यूरोपीय सत्ता को भारत का यह स्वदेशी मैसेज था। स्वदेशी भाषाओं में बने पोस्टर लगाकर भाषाई वर्चस्व को चुनौती दी, जिससे संदेश गया कि ग्लोबल भाषा अंग्रेजी के बिना भी दुनिया चल सकती है। स्वदेशी पोस्टर उस मैकेले वाली मानसिकता पर भी एक प्रहार था। पीएम मोदी ने अयोध्या में भी मैकेले की गुलामी से आजादी की बात कही थी। पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आगंतुक पुस्तिका में जो लिखा वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक इशारा था। पुतिन ने लिखा, महात्मा गांधी ने अपने समय में ही नए
ज्यादा नए महत्वपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगा लिया था जो अभी बन रहा है। और यानी कि पुतिन ने साफ साफ मैसेज दिया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार है। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पुतिन का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और मोदी ने इस फैसले से दुनिया को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि एक संदेश दिया दुनिया को। मोदी का मैसेज है कि हमारी दोस्ती प्रोटोकॉल से ऊपर है। दुनिया को भी यह मैसेज गया कि पुतिन किसी भी हाल में अकेले नहीं हैं, यानी भारत रूस के साथ हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो ये बातें कही गई। मोदी ने पुतिन को गीता गिफ्ट की, जो वामपंथी नेताओं के सुर इस तस्वीर को देखते ही बिल्कुल बिगड़ गए। क्या करेंगे, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारा पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है, उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। तो गीता में गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदुत्व इंसान को बांटने, आपस में लड़ाने बोलता नहीं, मगर मोदी का गीता तो सांप्रदायिकता के आधारित है। और फिर भी कुछ तो देना है गेस्ट को प्रेजेंटेशन, इसलिए दे रहा है देश का। तो वाम का काम क्या है ये आपने देखा, और एक संदेश भी कि इन्हें समझ में नहीं आता कि गीता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि ये गीता को भी माल बोलते हैं, माल समझते हैं, उसे कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं, गुना नहीं, और अंदाज लगाना तो भूल ही जाइए। चलिए बात करते हैं 3 घंटे की मीटिंग, 30 साल का भविष्य, एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 घंटे की मीटिंग चली और इस मीटिंग पर खास तरह से पूरी दुनिया की नजर रही। 30 साल का खाका इसमें तैयार किया गया, भविष्य कैसा होगा और 30 साल में भारत को दुनिया का पावर सेंटर बनाने वाली ये तस्वीर। Multiple events and sessions with our counterpart. Your Excellency, my friend, I'm very happy to have this opportunity to meet with you and welcome you. तो कुल मिलाकर 30 साल का खाका तैयार, और 30 साल के खाके में बहुत सारे आयाम हैं, कोई भी आयाम छूटना नहीं चाहिए, और यही तो पुतिन और मोदी चाहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह बात आगे बढ़ रही है। पुतिन का भारत दौरा दुनिया के भविष्य को तय करने वाला, क्योंकि मोदी और पुतिन ने मिलकर ऐसा ही प्लान बनाया है जिससे भारत जियोपॉलिटिकल एक नया सेंटर बनकर उभरा है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी पुतिन की 3 घंटे मीटिंग चलती है। इस मीटिंग में दोनों देशों के कई मंत्री होते हैं, रणनीतिक सलाहकार होते हैं, और 3 घंटे की मीटिंग में भारत के 30 सालों में सुपर पावर बनने का गुरु मंत्र है। और इसी मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश रक्षा व्यापार पर किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। इसी 3 घंटे की मीटिंग में भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक नया बाजार मिला। अमेरिका ने जिस तरह भारतीय फार्मा कंपनियों पर चोट की थी, रूस ने उन फार्मा कंपनियों के लिए अपने देश के दरवाजे बिल्कुल खोल दिए। ऊर्जा के लिए रूस भारत में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट बनाने में अब मदद करने वाला है, और भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट के फेज 2 और 3 पर काम शुरू हो जाएगा। और इसी 3 घंटे की मीटिंग में डॉलर को गुड बाय करने की रणनीति भी तैयार हो गई, यानी भारत और रूस डॉलर में नहीं, अब अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। यानी कि मोदी पुतिन ने 30 साल में उस भविष्य की जो एक रूपरेखा है उसे तैयार कर दिया, और इसी की ताकत पर, इसी के दम पर भारत ग्लोबल प्लेयर के रूप में सबसे आगे होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक प्लानिंग की गई, और यह प्लानिंग बताती है कि भारत और रूस साथ साथ मिलकर वो आगे निकलने वाले हैं। लेकिन अब सवाल है कि यूक्रेन का क्या होगा। यूक्रेन पर कोई बात क्यों नहीं करता, मोदी करते हैं। मोदी रुकवाएंगे युद्ध, क्यों? क्योंकि बराबर बात करते रहे, और जो ये 4 साल से लगातार युद्ध चला रहा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो बम्बार्डिंग हो रही है, एक दूसरे की तरफ हमले हो रहे हैं, इसे रुकवाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें बंद होनी चाहिए, रशिया की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अब इस युद्ध को रुकना ही होगा, खत्म होना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की को समझाने की प्रधानमंत्री ने कोशिश नहीं की, इन्हें भी कोशिश की, इन्हें भी बिठाकर समझाया कि देखिए इससे कुछ होना नहीं है, आप सालों साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन मोदी और पुतिन की जो बातचीत हुई उसमें इसका भी मंत्र निकला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मोदी बात करते हैं, पुतिन के पास जाते हैं और पुतिन से भी कहते हैं कि इस युद्ध को रोकना होगा, शांति की अपील की, और जेलेंस्की को भी उन्होंने यही बात कही।
सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यह युद्ध रुक जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस शांति की अपील कर रहे हैं, उस अपील का एक व्यापक असर होगा, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री की हां में हां पुतिन ने भी मिला दी है। चलिए, मोदी पुतिन मुलाकात पर दुनिया की नजर थी। बड़े बड़े देश इस मुलाकात पर नजरें गड़ाए हुए थे। सबसे ज्यादा नजर रूस यूक्रेन जंग को लेकर थी। दुनिया देख रही थी कि मोदी इस पर क्या करते हैं। पीएम मोदी को इस सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहां नजर आती है। उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मिसाल पेश कर दी। राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन के साथ जंग में शांति की बात की। मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ तो नहीं है, भारत का पक्ष पूरी तरह साफ है, हम न्यूट्रल नहीं हैं। भारत ने कहा, भारत शांति का समर्थक है, शांति का उपदेश देता है, दुनिया को शांति की राह पर लौटना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने कहा, इस जंग का एक ही समाधान है, वो है शांति। रूस शांति स्थापित करने के लिए सर्वमान्य हल तलाश रहा है और मोदी के बयान और पुतिन के जवाब ने दुनिया को राहत दी होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अमेरिका कामयाब नहीं हुआ और ऐसे में मोदी पुतिन मुलाकात से शांति की उम्मीद जरूर जग गई है। चलिए, मोदी और पुतिन साथ साथ मिले, इसे बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। युद्ध रुकवा देंगे मोदी, देखिए। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। तो ये दोस्ती जो कि एक मिसाल है, ऐतिहासिक है। आप देखेंगे दोनों ही नेताओं के चेहरे की चमक को। जब इनकी मुलाकात हुई, एक दूसरे से बात हुई, दोनों ने मिलजुल कर आतंकवाद पर फोकस किया और आतंकवाद के खात्मे की बात की। संदेश पाकिस्तान को दिया, ट्रेड की जहां तक बात है अमेरिका को संदेश गया और कुल मिलाकर के अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अंदाज है दो नेताओं के मिलने का, मिलाने का, ये अपने आप में बहुत ही खास है और होना भी चाहिए, क्योंकि बात शांति की हो रही है और शांति की अपील के बीच में अब जो रास्ते हैं बिल्कुल दोनों ही देशों ने खोल दिए हैं। अब देखिए मोदी पुतिन पर वर्ल्ड मीडिया क्या कह रही है, इसे जरा समझिए। अब कीव इंडिपेंडेंट यूक्रेनी मीडिया है। भारत रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है, दौरे से साफ है कि पुतिन अलग थलग नहीं है। यह यूक्रेन मीडिया लिखती है कि मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात की थी। वे रूस से पहले युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिकी मीडिया है, उन्होंने कहा कि यह दौरा मोदी पुतिन के रिश्तों को दिखाता है। पहले लिमो डिप्लोमेसी, अब फॉर्च्यूनर डिप्लोमेसी। दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना और बेहद मजबूत है। मोदी अमेरिका रूस के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी ब्रिटिश मीडिया कहती है कि रूस अमेरिका के दबाव के बावजूद यह दौरा हुआ है, काफी अहम दौरा है। और ऐसे में बीबीसी यानी कि ब्रिटिश मीडिया ने ये बातें कही। भारत लगभग 1.5 अरब की आबादी वाला मार्केट है। पुतिन की भारत यात्रा एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। मोदी पुतिन का रिश्ता काफी मजबूत है, ये अल जजीरा कतर मीडिया कहती है। उनका कहना है कि मोदी ने संदेश दे दिया है कि वो झुकने वाले नहीं, वे किसी भी हाल में पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं हैं। यानी कि वर्ल्ड मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है ये भी हम तलाश कर आपके लिए लेकर आए हैं। अब वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार सिंह है, बहुत ही करीब से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, उनकी भी सुनिए। ये संदेश अवश्य है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षीय कार्रवाई के विरुद्ध हमेशा खड़ा होगा। भारत, अमेरिका या कोई देश अपनी शर्तें लाद दे कि आपकी विदेश नीति या व्यापार नीति इस तरह से चलनी चाहिए, वो स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप हम पर टैरिफ लगाकर ये धमकी देकर कि अगर रूस से तेल लेना नहीं बंद रखा तो हम और टैरिफ बढ़ाएंगे और टैरिफ। तो वर्ल्ड मीडिया में छा गए मोदी और दिलों पर छा गया हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। चलिए उनके वचनों को देखते हैं, आज का सूत्र देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जीवन में अहम योगदान है। यह पवित्र ग्रंथ धैर्य, विवेक, धर्म का रास्ता दिखाती है।
मनुष्य में सत्य के मार्ग पर चलने का विश्वास जगाती है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश देती है। साथ ही यह भी सिखाती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कर्तव्य के प्रति समर्पण ही जीवन का सच्चा उत्सव है। इसलिए इसे पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनों के साथ रहें और रिपब्लिक भारत देखते रहें। जय हिंद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH